Okay guys, hi everyone. I am Lata and I am going to start my chapter, that is a rational number of class 8's maths. That is the chapter 1 of class 8. Okay, so first we will classify the numbers on the basis of, that is on the basis of integers, whole numbers, natural numbers. बट वाई डू वी नीड दिस क्लासिफिकेशन? हमें क्यों चाहिए, हम क्यों चाहते हैं हम चीजों को क्लासिफाई करें? हमें इसलिए चाहिए ताकि हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सके. हम क्या चाहते हैं, हम मैथ्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं. हम मैथ्स को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो लोगों ने क्या किया, इस चीजों को, जितने भी नंबर्स थे उनको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया ताकि हम उसे फर्दर यूज कर सके, वो भी आसानी से. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो नंबर्स में सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं. अगर जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा स्टार्टिंग टू जीरो, स्टार्टिंग ऑनवर्ड जीरो ही आप पढ़ते हो सब कुछ. ठीक है, तो अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जब भी कोई नंबर जीरो से स्टार्ट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, होल नंबर. क्या कहते हैं बेटा, होल नंबर. तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी क्या जाता है, होल नंबर. ठीक है, लेकिन अगर मैं जीरो से थोड़ा आगे बढ़ जाऊं तो मैं उसे क्या कहती हूँ, नेचुरल नंबर. ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू इंफिनिटी. इट इज गोज टू इंफिनिटी. ठीक है बेटा, तो ये इंफिनिटी तक जाता है. इंफिनिटी मतलब एंडलेस, कुछ भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन 1 से स्टार्ट होना चाहिए. अगर 1 से स्टार्ट होगा तो हम उसे नेचुरल नंबर में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, ऐसे ही जो हमारा चैप्टर है जिसके बेसिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी. व्हाट डज इट मीन कि हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब जो भी नंबर है, मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ, प्लस माइनस की फॉर्म में लिख सकती हूँ. 4 को क्या लिख सकती हूँ, प्लस माइनस की फॉर्म में लिख सकती हूँ. ठीक है, तो मैं किसी भी नंबर को माइनस एंडलेस से लेके पॉजिटिव तक लेके जाती हूँ एंड तक, तो मैं उसको क्या कहती हूँ, इंटीजर्स. और इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं, अगर मैं इसको लिखूं -3/1 तो एज अ रैशनल नंबर है. अभी मैं बताऊंगी आपको रैशनल नंबर होते क्या हैं, तो पहले एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट आर रैशनल नंबर्स, दैट रैशनल नंबर्स आर एग्जिस्ट इन p/q फॉर्म और a/b फॉर्म, एनीथिंग x/y फॉर्म. ठीक है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में ले लो, अपने नाम के साथ ले लो. ठीक है, आप नॉर्मल फॉर्म में ले सकते हो. ठीक है, एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय एनीथिंग. ठीक है, सो विच इज रैशनल नंबर अनटिल अनलेस कि आपके जो q है, ये b है, ये y है, इट मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0. अगर ये 0 के इक्वल आ गया ना नीचे डिनोमिनेटर आपका, तो चीजें अनडिफाइंड हो जाती है. कभी आपने कैलकुलेटर में देखा, अगर 1 डिवाइडेड बाय 0 आपने कभी चेक किया है, तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है. उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो रैशनल नंबर, अब मैं इसको किस में, इंटीजर्स को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, -3/1, 3/4 3/1, 4/1. ठीक है, 3/1 लिख सकती हूँ, मैं इसे 4/1 लिख सकती हूँ, 5/1 लिख सकती हूँ. ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स में काउंट होते हैं. ठीक है, आप इसे कॉपी कर लो, सिंपल है बहुत ज्यादा. नॉर्मल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इसे फर्दर नोट डाउन कर सकते हो, या फिर पॉज वीडियो करके भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं. मैंने बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो भी p/q फॉर्म होती है, a/b फॉर्म होती है, x/y फॉर्म होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं. ठीक है, ऐसे ही इर्रेशनल नंबर भी आएंगे, आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे. अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हो, 9th में जाओगे तो रैशनल नंबर में फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, 10th में जाओगे तो रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर में क्लासिफिकेशन पढ़ोगे. लेकिन अभी हम सिर्फ रैशनल नंबर की बात करेंगे क्योंकि आप अभी छोटे हो, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए. एकदम स्टार्टिंग से सडन आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप मैथ्स को समझने का ट्राई करना. ठीक है, रटना नहीं बिल्कुल भी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना बेटा, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है रैशनल नंबर की. देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. ओके, सो रैशनल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, आज हम 1 by 1 उसे कंसीडर करेंगे और 1 by 1 मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस. ठीक है, ये मैं क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूं ताकि आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझा पाऊं. जितना आप क्वेश्चंस करोगे ना बेटा मैथ्स में, उतनी ही ज्यादा आपको मैथ समझ में आएगी.
मैथ्स नीड अ प्रैक्टिस। कुछ भी चीज हो आप सबको लर्न कर सकते हो, लेकिन आप मैथ्स को लर्न नहीं कर सकते हो। तो मैथ्स को समझना सीखो, कैसे समझते हैं, क्या करते हैं, क्यों ये डिवाइड हो रहा है, क्यों ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, देन यू गेट टू नो कि एक्चुअली मैथ्स होती क्या है, एंड यू विल लव इट। आपको बहुत मजा आएगा मैथ्स करने में। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है रैशनल नंबर की? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? क्लोजर मतलब कोई भी चीज क्लोज्ड है। लाइक मैं नॉर्मल लिख रही हूँ 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, आपको नॉर्मल एडिशन आता होगा, एलसीएम लेना आता होगा, ये मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ तो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, 1/2 इक्वल्स टू 3/4। नॉर्मल आप किसी चीज को ऐड कर रहे हो, या मैं इस चीज को मल्टीप्लीकेशन में लिख लूँ 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, या मैं इसको लिख लूँ 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4, या मैं इसको लिख लूँ 1/2 माइनस 3/4। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? कोई भी दो नंबर, कोई भी ए बाई बी फॉर्म जो दोनों ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लीकेट हो रही है, या फिर डिविजन हो रहा है उसमें, तो हम उसको क्लोजर प्रॉपर्टी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म्स हैं। अब मैं आपको ये फर्स्ट एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। ठीक है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अब मैंने इसका एलसीएम लिया। कभी भी एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं? 2 और 4 है। देखो ध्यान से समझना, एलसीएम लेना बहुत आसान है, और वो भी बताऊंगी मैं, डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगी, जिससे आपको बहुत इजी लगेगा, मैथ्स मजा आएगा आपको करने में। तो 2 और 4 जो है दोनों एक ही के टेबल में आते हैं। ठीक है, जब भी कोई दो नंबर सेम टेबल में आते हैं, ठीक है, सेम टेबल में मतलब जो बिगर नंबर है वो उसके फर्स्ट टेबल में आना चाहिए। जैसे 2 2 4 होता है। ठीक है, तो अगर ये आता है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना वही आपका एलसीएम बन जाता है। और दूसरा तरीका क्या है एलसीएम लेने का? मैं साइड में इसे लिखती हूँ 2 और 4। ठीक है, मैं दोनों को बारी बारी सॉल्व करूंगी। तो 2 1 2, 2 2 4। एलसीएम कैसे लेते हैं? नॉर्मल हम डिवाइड करके चेक करते हैं इसको, जिस नंबर से फर्दर डिवाइड होता है। एंड अगेन 1 तो लास्ट नंबर है, इससे ज्यादा फर्दर नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, तो ये इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दैट विल बी योर एलसीएम। मुझे लगता है ऐसे आपको ये आना चाहिए, आता भी होगा, मैं मान के चल रही हूँ आपको आता है, बट स्टिल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगर इसका 4 एलसीएम है तो हम क्या करते हैं? इस नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है उससे हमारा जो एलसीएम का डिनोमिनेटर है, जो एलसीएम है, उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 2 से क्या होता है 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही मिलेगा। फिर हम इस ऊपर वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? 2 2 4, फर्स्ट डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। ओके, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। अब ये 4 1 4 हो जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो भी नंबर एलसीएम में आता है अगर आपके डिनोमिनेटर में वो सेम नंबर है तो बिना देखे आप ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 इक्वल्स टू व्हाट? इट इज 5/4। तो ये क्या है 5/4? अगेन इट इज अ रैशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि कभी भी हम किसी दो नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हम एंड में क्या मिलता है? कोई रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं या माइनस करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। आप ये क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो, आपसे नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज ये बहुत ईजी है, आपने पहले सीखा भी होगा। ठीक है, तो चलो आगे से नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं, आगे क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे। ओके, नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या कंसीडर करते हैं? जैसे कोई भी ए बाई बी फॉर्म ले लेती हूँ। ठीक है, ए बाई बी फॉर्म मल्टीप्लाई सी बाई डी, इट विल बी इक्वल्स टू सी बाई डी मल्टीप्लाई ए बाई बी। इट इज इन अ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। कोई भी दो नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, 1/2 ले लिया, ये कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा, मैं नॉर्मल ले रही हूँ 1/2 इंटू 3/4। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ मल्टीप्लिकेशन में? 3/4 को पहले भी लिख सकती हूँ, 1/2 को बाद में भी लिख सकती हूँ ना आराम से। अब ये वेरीफाई कैसे होता है? नॉर्मली देखो कि मुझे पता करना है, मुझे मेरे टीचर ने क्वेश्चन दिया है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता, तो मुझे क्या करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए? सिंपल, मेरे पास दो नंबर होंगे, उन्हीं दो नंबर को मैं किस पॉसिबिलिटी में अरेंज कर सकती हूँ? क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने पॉसिबल वे में मैं अरेंज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स किसी सिंगल वे में ही तो अरेंज कर सकती हूँ ना।
मैं इस 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 को और क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ एक ही चीज लिख सकती हूँ, दैट इज 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। जो नंबर आगे उसे पीछे कर दो, जो पीछे उसे आगे कर दो। और अगर मुझे जानना है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं करता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वेरीफाई कर दो। वेरीफाई का क्या मतलब होता है बेटा, कि आपको प्रूव करना है कि ये जो LHS में वैल्यू है, लाइक अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रही हूँ, इक्वल्स टू के जो भी लेफ्ट में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, तो जो भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर कर रही हूँ वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल होना चाहिए, उसी को हम वेरिफिकेशन कहते हैं। अभी मैं जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगी आगे जाके आपको, तो वो प्रॉपर्टीज में भी हम यही करेंगे। आपके पास पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली एक क्वेश्चन तो पक्का आता है आपके पेपर में कि आपको वेरीफाई करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आपको आंसर ऑलरेडी पता है। वेरिफिकेशन में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता रहता है आंसर आपका आना क्या है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, जो भी न्यूमरेटर है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, अनटिल अनलेस ये ऊपर नीचे और साइड में डिवाइड होते हैं, मतलब या फिर मैं बोलूँ इसे, आप इसे कट कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, तभी आप इसे कैंसिल करोगे, अदरवाइज सामने सामने आप कभी इसे कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ मल्टीप्लीकेशन। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, हर बच्चा, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इन चीजों में, कि आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एलसीएम लेने लगते हो। आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसका एलसीएम थोड़ी ना निकालोगे। एलसीएम हमेशा ध्यान रखना, इट्स अ नोट, आप इसे नोट करो कि एलसीएम हमेशा हम किस में लेते हैं, एलसीएम लेते हैं हम एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। कभी भी मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में मत लेना इसे, ठीक है। कहाँ लेते हैं हम एलसीएम, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, ये बात याद रखना। बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, इस वजह से उनके मार्क्स कटते हैं, क्योंकि मैथ आसान बहुत है बेटा समझने के लिए। अगर आप इसे समझना चाहो तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझा करो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसे साइड में लिखा करो हमेशा, ताकि वो चीज आपको याद रहे, आपको याद दिलाती रहे कि आपने कहीं गलती करी है। और हमेशा एक गलती से सीखा करो कि आपने अगर वो गलती करी है तो उसको नोट डाउन करो कहीं पे, और हमेशा ध्यान दो कि आपसे वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ, अब मैंने ये बताया, ये नोट लिख दिया होगा आपने, ठीक है। अब ये 3/8 आ रहा है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब इक्वल्स टू, ये भी क्या आएगा, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। अब ये देखो 3/8 इक्वल्स टू 3/8, दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉलोइंग द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट्स वेरी सिंपल एज मच। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, आप समझोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस पेपर में, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ कि रेशन हमारे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन कैसे फॉलो होता है, ठीक है। एडिशन फॉलो करता है या नहीं करता, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उसे समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, -3/4 + 5/11। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि a + b और a × b और a / b, एनीथिंग, कुछ भी लिखो, इट मस्ट बी इक्वल टू b + a, है ना। ये b + a के इक्वल होना चाहिए, यही बोला था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने, क्योंकि यही तो होता है, हम किसी भी चीज को दो ही वे में अरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट में लिख लें और लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट में लिख लें, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो चलो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी, तभी भी गलती मत क्या करो कि आप शॉर्टकट मारो और आप दोनों को साथ में लिखना स्टार्ट करो, नहीं, चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो, ठीक है। तो मैंने लिया -3/4 + 5/11, ठीक है। मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 4 और 11। अब ये देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी दो नंबर किसी एक मतलब एक मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, जैसे किसी एक की टेबल में आ रहे हैं, जैसे 2 और 4 था तो 2 की टेबल में ही आता है 4 भी, तो हमें क्या करना होता है, जो भी ग्रेटर नंबर होता है उसको डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 4 और 11, 4 क्या है, इवन नंबर है, 11 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये इवन और ऑड नंबर दे आर अनरिलेटेड। तो जब भी दो अनरिलेटेड स्पीशीज, जो भी दो नंबर अगर किसी एक की टेबल में नहीं आते या एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो आप उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ गया एलसीएम हमारा 44। इट्स सिंपल ट्रिक कि आप जब भी दो अनरिलेटेड नंबर होंगे, व्हेन देयर आर टू unrelated numbers in the denominator,
denominator, then just multiply them for LCM. ठीक है, तो LCM के लिए आपको उसको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब नोट डाउन कर लो बेटा इसे, और इसे ध्यान रखना, जो भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रही हूँ बीच बीच में, आप उसे नोट डाउन करते जाओ ताकि आपको वो समझ आए. ठीक है, अब देखो 4 और 11 का 44 एलसीएम आ गया. ठीक है, अब मुझे पता है इस 3 के नीचे 4 है, लेकिन 11 तो है नहीं ना, सिंपल है. मैं क्या कर रही थी, 4 को 44 से डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना है, फिर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो 4 से 44 को डिवाइड किया 11 आया, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी सिंपल. ओके, तो 44 ये 11 आ गया, तो -33 आएगा. क्वेश्चन मैथ्स में हमेशा माइनस प्लस का बिल्कुल ध्यान रखना, एक माइनस और प्लस से पूरा आंसर गलत हो जाता है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 4 11 33 हो गया, प्लस 5 के नीचे 11 है, तो 11 4 जा 44, डिवाइड किया मैंने 44 को 11 से. ठीक है, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया 20. अब इसका आंसर क्या आएगा, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन आंसर नेगेटिव फॉर्म में रहता है. ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में, या फिर आप नॉर्मल ध्यान रखो, तो कभी भी जो भी ग्रेटर नंबर के आगे साइन होगा वही आपके आंसर का साइन होना चाहिए. ये भी अगेन एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जो आपको नोट करना है. साथ साथ जो भी ग्रेटर नंबर के आगे साइन होगा वही आपका आंसर होना चाहिए, अब वही आपके आंसर में साइन होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात. ठीक है, अब 33 में से 20 गए, ऑफ कोर्स इट इज 13/44. It is minus. Why is it so? Because our greater number here is 33, not 20, and 33 contains the negative sign, so our answer will also have a negative sign. That's as simple as that. Okay? I hope you have noted down all these things. ठीक है, अब चलो, अब मैं इसका राइट हैंड साइड प्रूव करती हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिख देती हूँ. मेरा आंसर आया -13/44. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ये आंसर आया. ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे. राइट हैंड साइड में क्या है, 5/11 प्लस -3/4. ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे. कभी माइनस होता है ना प्लस के आगे, तो हम उसे ब्रैकेट में कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो अब मैंने लिया 44 एलसीएम. अगेन 11 4 जा 44, फर्स्ट डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई. तो 11 4 जा 44, 4 5 जा 20, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस है इसके पास, 4 11 जा 44, 11 3 जा 33, इट इज -33. अब हम इसे कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस. ओके, ये लिख दिया मैंने. अब इसे ध्यान रखना स्टार्टिंग में. ठीक है, तो अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, -33, 4 11 जा 11 3 33, -33, और यहाँ पे -33 के बाद अगर मैं 22 को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन सॉरी 20, जस्ट अ मिनट, सॉरी, इट इज 20, इट्स नॉट 22. ओके, सो 5 4 जा 20. ओके, सो -33 plus 20 it gives what, -13/44, because our sign contains, our greater number contains negative sign. और इसका एक और फॉर्म बताऊं तो 20 -33 पहले लिखो इसे, इक्वल्स डिवाइडेड बाय 44, फिर -13/44 लिखो. अब ये क्या आई है हमारे पास, राइट हैंड साइड. अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर क्या आया था, -13/44. राइट हैंड साइड में हमारा आंसर क्या आया, -13/44. दैट मीन्स इट इज वेरीफाइड. इसका मतलब क्या है, वेरिफिकेशन का आंसर आपके खुद के हाथ में होता है, आप उसमें कोई गलती नहीं कर सकते हो, और आपके मार्क्स फुल होते हैं. तो इसीलिए कभी भी वेरिफिकेशन आए पेपर में तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका एलएचएस और आरएचएस सेम होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल. ठीक है, ठीक है बेटा. अब ये देखो नॉर्मल, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मैं आपको एक डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन का क्वेश्चन सिखाती हूँ बेटा. ठीक है, 1 by 1. बाकी क्वेश्चन आप भी करना. ठीक है, पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं. सब्ट्रैक्शन कैसे फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सब्ट्रैक्शन को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे. ठीक है, इट इज 2/5 - 5/6. तो क्या है, मुझे इसको अगेन कैसे लिखना पड़ेगा, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, मुझे इसकी राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी ना, तो मैं क्या लूंगी. अब देखो ये 2/5 के आगे कुछ नहीं लगा तो प्लस है. ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, -5/6 + 2/5. ओके,
मैं इसको ब्रैकेट में कंसीडर कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, तभी तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, फिर उसके बाद अब मैं सॉल्व करूंगी 2/5 माइनस 5/6। और अभी मैंने क्या समझाया था आपको, कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो आप एलसीएम लोगे हमेशा, ठीक है। तो एलसीएम लिया हमने, 5 6 क्या होता है, अब देखो फिर से आ गया वही चीज, नंबर चेंज हो गया, नंबर कैसे है, 5 और नंबर है, 6 इवन है, दोनों अनरिलेटेड हो गए। अब जब ये दोनों अनरिलेटेड हैं, एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, ना किसी एक की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 5 6 क्या हो गया 30, तो 5 6 30 डिवाइड एंड 6 2 12, ओके। आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, एटलीस्ट अप टू 20 तक तो आपको टेबल्स याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो 6 5 30, 5 5 25, सो इट इज इक्वल्स टू, देखो अगेन माइनस किसके आगे है, 25 के आगे, और 12 से बड़ा होगा ना 25, तो 25 माइनस 12 करो, कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो माइनस 13/30, ठीक है। अगर LHS इज माइनस 13/30, ठीक है। तो मैं इसको अब यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, माइनस 13/30, ठीक है। अब हम इसके राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं अगेन, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं साथ में, आप अपने आप करो बेटा, आप मेरा मत देखो, वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आगे देखो कि क्या आपका आंसर सेम है या नहीं है, ठीक है। नहीं समझ आता तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं आपको फिर से समझाऊंगी अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती तो, ठीक है। तो माइनस 5/6 प्लस 2/5, ओके। अब हम इसका फिर से एलसीएम लेंगे, 6 7 30, ठीक है, 30 लिया, अब 6 7 30 ये हो गया माइनस 25 प्लस 5 6 30, 6 2 12, ठीक है। अब ये देखो अगेन सेम आंसर आ रहा है, 5 2 माइनस 13/30, ठीक है, माइनस 13/30। लेकिन इसमें अब मुझे बात बताओ, हमने क्या देखा था कि a प्लस बी होना चाहिए या a माइनस बी और b माइनस ए होना चाहिए। जैसे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो मैंने फॉलो कर दिया, लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, नई चीज क्या है वो, कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये 2/5 है माइनस 5/6 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5/6 माइनस 2/5, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, ठीक है। मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस चीज की परमिशन नहीं देता। क्या कहता है वो, a प्लस बी इट इक्वल्स टू b प्लस ए, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, दिस इज a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस ए, तो ये फॉलो करना है हमें यहाँ पे। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो क्या ये इक्वल आ रहे हैं आपस में, अभी चलो करके देखते हैं क्या इक्वल आ रहे हैं ये दोनों साथ में। तो ध्यान रखो, ये मैंने इसलिए समझाया आपको कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करो, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे अलाउ नहीं करती, सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। 5 6 30 हो गया, 6 12, ठीक है, माइनस 6 7 30, 5 7 25, ठीक है। इधर मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, 5 6 30, ठीक है, 6 5 25 माइनस 5 6 30, 6 2 12। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है माइनस 13/30, यहाँ पे आ रहा है 13/30। अब ये देखो ये दोनों आंसर इक्वल है, नो दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस साइन है, ठीक है। एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस साइन है, तो हम क्या करें, ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, इसका मतलब जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। ये लिख लो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हम इसे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ओके बेटा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है काम। तो मैं इसे लिखती हूँ, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 5/6, ठीक है, इक्वल्स टू 5/6 मल्टीप्लाई माइनस 3/4। मल्टीप्लिकेशन में हम किसी के साइन को चेंज नहीं कर सकते, वो जिसके पास है उसी के पास रहता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये अगेन नोट डाउन करने वाली चीज थी, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मैं शॉर्टकट में आपको सॉल्व करके समझा रही हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग कट में समझा चुकी हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है आपको। हमेशा पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करना, और फिर दोनों को कंपेयर करना। इफ दे आर इक्वल दैट मीन्स यू आर गोइंग टू करेक्ट, या मतलब आप बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर फॉलो कर रहे हो अपना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब ये देखो, अब यहाँ पे आप नई चीज सीखोगे कि
एलसीएम आपने हमेशा लिया हुआ है बहुत बार। यहाँ पे 6 और 4 जो है वो दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं। कैसे? दोनों के दोनों इवन नंबर है, दोनों किसी एक की टेबल में आते हैं। वो कौन सी टेबल है? 2 की टेबल में। वो दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसका एलसीएम लेते हैं साइड में, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा और 3 1 जा 3। तो आप इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12। तो इसका एलसीएम क्या आया बेटा? 12, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आया? 12। तो इसका भी एलसीएम 12 आएगा, इसका भी एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ओके। 6 4 जा, अब 12 ले लेते हैं हम एलसीएम। अब देखो 4 3 जा 12, ठीक है, और 3 3 जा 9 -9, ठीक है। ओ सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लेते, और अभी मैं क्या कर रही थी? एलसीएम ही ले रही थी। तो गलत हो गया ना, एलसीएम नहीं लेना। आप यही गलती करते हो, आप जब जल्दी जल्दी भाग रहे होते हो ना तो आप सेम गलती करते हो, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लेना है। सिर्फ मैं आपको ये बात समझा रही थी कि कभी भी 2 अनरिलेटेड टर्म्स आती हैं तो अगर वो किसी एक की टेबल में आती है तो हम उसका एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें एलसीएम नहीं लेना, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, इसे मतलब कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, सिंपल एज दैट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये देखो, अब ये 2 और 4 तुम्हें लग रहा होगा सामने सामने है, कट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो कट नहीं हो सकते क्योंकि वो दोनों न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में है। जब 2 नंबर डिनोमिनेटर में है, 2 नंबर न्यूमरेटर में है, तो वो दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, -5/8, ठीक है, इक्वल्स टू 5 1 जा -5, देखो यहाँ पे -1 है ना, -5/8, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं डिवीजन वाला, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तक के लिए आपके लिए बहुत है, आप इसे सॉल्व करो, अपने आप कोशिश करो। आप अपनी बुक उठाओ, अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओ, एक्स्ट्रा बुक उठाओ, उसमें से क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पहले ट्राई करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -3/7 डिवाइडेड बाय 2/5। अब देखो डिवीजन है ना, डिवीजन कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, डिवीजन को आपको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चेंज करना होता है। तो आप क्या करोगे, दैट इज -3/7। अगर आपको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, जो भी डिवीजन के बाद वाली टर्म है, याद रखना डिवीजन के बाद वाली टर्म है उससे आप रेसिप्रोकल कर दोगे। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 5/2, ठीक है। इसे भी प्रूव करना है तो मैं इसे क्या लिखूंगी, 2/5 डिवाइडेड बाय -3/7, ठीक है। एलएचएस आरएचएस दोनों को प्रूव करके ट्राई करेंगे हम, क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। तो मैंने लिखा -15, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कैंसिल आउट का चांस ही नहीं है, सारे के सारे अनरिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। तो 5 3 = 15 डिवाइडेड बाय 7 2 = 14। अगेन मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ इसको, 2/5, इसे मैं क्या लिखूंगी, डिवीजन -3/7 को इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई -7/3। ये -7/3 नहीं, ये 3 के आगे माइनस है, मैं नीचे ही लिख रही हूँ इसे, ठीक है। तो ये हो गया 14/-15, ठीक है। अब क्या ये दोनों सेम है, 7 2 = 14, हाँ 5 3 = 15, ठीक है। क्या ये दोनों नंबर सेम है, नहीं सेम है। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है इसका मतलब क्या है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन को भी फॉलो नहीं करती। तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन को फॉलो नहीं करती, ना ही सब्ट्रैक्शन को फॉलो करती है। दैट मीन्स कभी भी आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए जहां पे आपको डिवीजन दिख रहा है, जहां पे आपको सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो वहां पे आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं यूज करोगे क्योंकि वो वहां पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। चलो मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ, एक बार मैं आपको रिकैप दे देती हूँ सारा, ठीक है। मैंने अभी तक क्या डिस्कस किया, क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस की, जैसे जिसमें कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, रैशनल नंबर को ही देते हैं।
जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं रैशनल नंबर, अल्टीमेटली रैशनल नंबर ही मिलते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं। हम इन्हें p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन जो आता है कॉम्पिटेटिव के अंदर, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ठीक है। हमने देखा जो मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन है दोनों फॉलो करता है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को। इन 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इन 4 क्वेश्चन को आप करो, अपने आप सॉल्व करो, ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय वीडियोस, ताकि आपको मैं नई नई वीडियोस लाके दिखा सकूं और मैं आपको समझा सकूं कितनी सिंपल होती है मैथ्स। और कोशिश करूंगी कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा पाऊं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं चीजों को, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, आप उसे सॉल्व कर पाओ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, एज वेल एज click on the bell icon. Okay, thank you.